स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपको देश के अंदर चुनाव प्रोसेस को लेकर जो पूरा कंट्रोवर्सी है वो देखने को मिलेगा। और यहां पर राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बड़ा हमला किया है और यहां पर कहा है कि एक प्रकार से जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था उसमें पूरी तरह से मैच फिक्सिंग की गई थी। आप देख सकते हो खबर, रिगिंग चार्ज आफ्टर महाराष्ट्र लॉस अब्सर्ड, ये इलेक्शन कमीशन ने भी हिट बैक किया है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। राहुल गांधी जी ने वापस से महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा क्यों उठाया, क्या क्या आरोप लगाए, और यहां पर जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है उसमें 5 चीजों का जिक्र किया है कि इन 5 स्टेप के थ्रू पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है वो बदल दिया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है उसको जरूर अवेल करिएगा। 10 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, बुक्स का पूरा सेट और बहुत सारे फीचर्स हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करंटली यहां पर जो पॉलिटिकल क्लैश है राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में, ये बेसिकली आपको एक मेजर नेशनल कंट्रोवर्सी में देखने को मिलेगी। और इन सबके पीछे बेसिकली क्या है, राहुल गांधी जी ने सीरियस चार्ज लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर और कहा है कि बीजेपी को फेवर करने के लिए एक मैच फिक्सिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी पलटवार किया। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको याद होना चाहिए कि पिछले साल नवंबर में जो महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव हुआ था, एक काफी कड़े की टक्कर थी। मतलब चुनाव के रिजल्ट आने से पहले किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, क्या होगा। तो यहां पर क्या है ना कि जो बीजेपी शिवसेना का अलायंस था और साथ ही साथ आपको पता है आगे चलकर जो एनसीपी है, अजीत पवार की पार्टी, वो भी आ गई थी। और यहां पर ये आमना सामना था महाविकास आघाड़ी के साथ, जिसमें कांग्रेस अगेन जो शरद पवार वाली एनसीपी हो गई और जो शिवसेना हो गई उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली। तो इन सब के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर जिस तरह का रिजल्ट सामने आया था सभी को चौंका दिया था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहां पर जो टोटल सीट्स है वो है 288 और यहां पर मेजॉरिटी मार्क आपको ऑब्वियस सी बात है 145 चाहिए। तो जब चुनाव का रिजल्ट आया आप देख सकते हैं बीजेपी को अकेले ऑलमोस्ट काफी हद तक जो मेजॉरिटी है वो अकेले बल पर, वैसे तो अगर आप बीजेपी शिवसेना और एनसीपी मिला दोगे तो ये तो बहुत ज्यादा सीट हो गया था, लेकिन यहां पर अकेले बीजेपी को जो मेजॉरिटी मार्क है उसके काफी करीब सीट मिला था, करीब 132 के आसपास। और इसीलिए जो पूरा का पूरा अपोजिशन पार्टीज हैं वो यहां पर सकते में था कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। और यहां पर दूसरी तरफ जो कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गई शरद पवार वाली, जो शिवसेना हो गई उद्धव बाला साहेब वाली, तो यहां पर उनको एक बड़ा झटका लगा था क्योंकि ये काफी हद तक वो सुनिश्चित कर चुके थे कि इस बार का जो चुनाव है वो जीतने वाले हैं, जीतेंगे। तो ये जो चुनाव का रिजल्ट आया ये काफी ज्यादा शॉकिंग था सभी के लिए। तो यहां पर राहुल गांधी जी ने एलिगेशन लगाया है। उन्होंने यहां पर एक आर्टिकल लिखा, बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ऑपेड लिखा, जिसके अंदर उन्होंने इसका टाइटल दिया मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। और यहां पर उन्होंने डायरेक्टली बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के बीच में जो मैच फिक्सिंग की गई थी इलेक्शन में धांधली करने के लिए, ये यहां पर बताया है और कहा है कि 5 स्टेप के थ्रू पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का चुनाव था वो बदल दिया गया। अब ये 5 स्टेप प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि यहां पर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जितने मेंबर्स होते हैं 3 मेंबर्स, तो उसका जो पूरा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसके साथ टैंपरिंग की गई। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, क्योंकि आजादी के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे तो यहां पर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली डायरेक्टली सरकार के द्वारा चुने जाते थे। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मामला एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार कैसे अपॉइंट कर सकती है, और वो भी इलेक्शन जैसे चीज़ों को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहा कि हाँ ये बात सही है, तो हम यहाँ पर 3 मेंबर की कमेटी बना रहे हैं। एक ऑपोजिशन के लीडर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो होंगे। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स चुनेंगे कि कौन मेंबर होगा इलेक्शन कमीशन का। लेकिन सरकार ने अमेंडमेंट ले आए। सरकार ने कहा कि नहीं, यहां पर ऑपोजिशन लीडर तो ठीक है, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नहीं होने चाहिए, और इसकी बजाय जो है सरकार का ही कोई मिनिस्टर होगा इसके अंदर। एंड इसी को लेकर राहुल गांधी जी का पहला आरोप है कि अपने ही पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर बैठाया गया, सबसे पहला। फिर दूसरे स्टेप में यहां पर यह बोला गया राहुल गांधी जी के द्वारा कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था उसमें फेक वोटर्स को ऐड किया गया। जो इलेक्टोरल रोल होता है ना,
हर चुनाव के पहले आपको पता होगा एक रोल सामने आता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालती है, जिसके अंदर सभी के नाम लिखे होते हैं जो लोग वोटिंग करेंगे, जो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। तो इस रोल के अंदर जो फेक वोटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया बड़ी मात्रा में। तीसरे स्टेप में राहुल गांधी जी का कहना है कि आर्टिफिशियली, मतलब गलत तरीके से जो वोटर टर्नआउट है वो दिखाने की कोशिश की गई। मतलब मान लो अगर चुनाव के अंदर सिर्फ 45% लोगों ने वोट डाला है, लेकिन इसको बढ़ाकर जानबूझकर 60% दिखा दिया गया। मतलब जानबूझ के वोटर टर्नआउट को है ज़्यादा किया गया। फिर यहाँ पर बोगस वोटिंग डलवाई गई। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि चौथे स्टेप में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर मल्टीपल टाइम्स यहां पर फेक आईडीज के थ्रू जो है बोगस वोटिंग करवाई है, स्पेशली उन अर्बन एरियाज में जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत थी, ताकि कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया जा सके। और साथ ही साथ पांचवें स्टेप में यहां पर यह भी बोला गया है कि गलत तरीके से जो सीसीटीवी के फुटेजेस हैं और जो ईवीएम के मेटा डेटा हैं उसको एक प्रकार से छेड़ा गया है। मतलब उसके डेटा को विथहेल्ड किया गया, उसके साथ टेम्परिंग की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जो इरेगुलरिटीज हैं उसका ट्रेस ना किया जा सके। तो ये 5 स्टेप के थ्रू पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र चुनाव है वो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलकर पलट दिया और जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में कर दिया। तो राहुल गांधी जी का बेसिकली डिमांड ये है, अपने जो आर्टिकल उन्होंने लिखा उसमें ये कहा कि देखिए, सबसे पहले तो फुल पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए वोटर रोल का। मतलब जितना भी कंसोलिडेटेड वोटर रोल तैयार किया गया था उसको पब्लिकली रिवील करना चाहिए, और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं पोलिंग स्टेशंस के उसको रिलीज करना चाहिए। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी कैसे रखी है। ये राहुल गांधी जी ने यहां पर डिमांड रखा। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन का भी तुरंत रिस्पांस आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रांगली राहुल गांधी जी का जो पूरा का पूरा एलिगेशन है उसको रिजेक्ट किया और कहा कि ये बहुत ही अब्सर्ड है, इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी का, और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वोटर्स हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा इंसल्ट है। ऐसा यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हुआ था वो ट्रांसपेरेंट था। बेसिकली राहुल गांधी जी क्लेम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मान लीजिए अगर 5 लाख वोटर्स हैं तो अचानक से ये नंबर जो है 5 लाख से 7 लाख कैसे हो गया। मतलब इस तरह के आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए थे। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि देखिए, जो भी इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया गया था बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया था। मतलब पब्लिक के सामने किया गया था, इन्वॉल्विंग 1 लाख बूथ लेवल एजेंट्स। जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं वो घर घर जाते हैं और तब यहां पर जो है पूरा प्रिपेयर करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जितने भी बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू होते हैं। मतलब बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, जो कैंडिडेट्स लड़ रहा है ना, वो वहां पर अपना बूथ लेवल जो एजेंट है उसको वहां पर खड़ा करता है और उनके सामने यहां पर सब कुछ जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था। दूसरा, यहां पर उन्होंने कहा कि लो नंबर ऑफ अपील, जब हम यहां पर पूरा इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर रहे थे तो ऑब्जेक्शंस वगैरह होता है ना, कि अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कोई धांधली हो रही है, तो आप उस समय ऑब्जेक्ट करोगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि बहुत कम ऑब्जेक्शंस आए थे छोटे मोटे चीजों को लेकर। तो ये साफ दिखाता है कि यहां पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। फिर इसके साथ साथ यहां पर ऑब्जर्वर्स प्रेजेंट थे और स्ट्रिक्टली चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। मतलब जो मल्टीपल राउंड्स ऑफ पोलिंग हुई है, जिस दिन चुनाव जो हो रहा था, लोग वोटिंग कर रहे थे, उस समय यहां पर प्रॉपर इंडिपेंडेंट तरीके से जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके सामने यहां पर मॉनिटरिंग की गई, किस तरह से पूरा का पूरा चुनाव कंडक्ट किया गया। तो ये सारी बातें एक तरह से राहुल गांधी जी की ठुकरा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और देखिए, कल जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये चीज आती है, तुरंत राहुल गांधी जी का भी बयान आ जाता है ट्विटर पर। आप देख सकते हो, करीब शाम को 7 बजे के आसपास कल उन्होंने जवाब दिया और कहा कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इस तरह से आपका रेस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको बहुत सीरियस तरीके से जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो मैंने आर्टिकल में लिखा है, और यहां पर प्रूफ करिए जिस तरह से पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड डिजिटल मशीन रीडेबल जो वोटर रोल है वो आपको पब्लिश करना चाहिए। लोकसभा चुनाव का भी और विधानसभा चुनाव का भी, जितने भी राज्यों में हुआ है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और हरियाणा का भी, क्योंकि हरियाणा में भी आपको पता है कांग्रेस हार गई थी। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने स्पेसिफिक डिमांड किया राहुल गांधी जी ने कि शाम को 5 बजे के बाद का जो सीसीटीवी फुटेज है महाराष्ट्र पोलिंग बूथ का वो आप रिलीज करिए। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो क्वेश्चंस को आप इवेड करने की कोशिश कर रहे हो, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। मतलब
आप अगर सच्चाई बोलोगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को यहां पर बचा सकते हैं। लेकिन खैर जो भी है, ये मामला काफी पॉलिटिकल हो गया है और बीजेपी की तरफ से भी अब यहां पर काउंटर आया और बीजेपी ने यहां पर अक्यूज किया है राहुल गांधी जी को कि वो भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको अंडरमाइन करना है। जो एक नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड होता है ना, चुनाव हारने के बाद आप विक्टिमहुड प्ले करते हो कि चुनाव गड़बड़ था, ये था, वो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। और बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जो जॉर्ज सोरोस का प्ले बुक होता है ना, वो आप कॉपिंग कर रहे हो ताकि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आप प्रोपेगेंडा फैला सको। इसके अलावा यहां पर बीजेपी के जो बड़े बड़े फिगर्स हैं उनकी तरफ से भी जवाब आया। अमित मालवीय ने कहा कि यहां पर जो राहुल गांधी जी हैं जो क्लेम कर रहे हैं वो एक तरह से पब्लिक का जो फेथ है इंस्टीट्यूशन में उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा यहां पर उन्होंने मॉक किया 5 स्टेप गाइड जो है, कहा कि ये एक प्रकार से फेक इलेक्शन कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी के क्लेम को नॉनसेंस बताया और कहा कि ये वोटर्स के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है। देखो ओवरऑल देखो कंक्लूजन ये निकलता है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंप्लीकेशन क्या है। बेसिकली चाहे चीजें ठीक हुई हो, गड़बड़ हुई, लेकिन जब आप एक आरोप लगा देते हो ना, भले ही आगे चलकर वो प्रूव हो ना हो, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक जो ट्रस्ट होता है उसमें आपको एक बड़ी क्राइसिस देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर एक डीपर इश्यूज दिखाता है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार इलेक्शन प्रोसेस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी की वजह से ये आपको अभी करंट क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में, अभी 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होगा, उसके बीच में बहुत सारे राज्यों के चुनाव होंगे, तो हर समय बार बार ये चीजें सामने आएंगी। हो सकता है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे कि सीसीटीवी की जो फुटेजेस वगैरह हैं आप वो रिलीज करो। और देखो इससे एक इंटरनेशनल परसेप्शन भी बनता है। मैं आपको बता रहा था ना, भले ही यहाँ पर चीजें प्रूव हो ना हो, लेकिन इंटरनेशनली भी ये बोला जाएगा कि देखिए जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो आपके चुनाव के प्रोसेस को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सहमति बनानी चाहिए और चीज़ों को एक बैलेंस तरीके से आगे लेकर जाना चाहिए ताकि जो भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो एक प्रकार से सुरक्षित रहे। बार बार इस तरह के सवाल, मतलब इसको वंस फॉर ऑल खत्म कर देना चाहिए। इस तरह के बार बार ये चीज़ करना कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर जो है काफ़ी बड़ा झटका लगता है। तो ये पूरा वीडियो था और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो उनका कार्यकाल कब तक होता है, उनका टर्म कितना होता है ऑफिस का? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 2026 का प्रतिज्ञा बैच जरूर अवेल करिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में, और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।